Hello बच्चों, वेलकम बैक टू ए स्क्वायर क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर नेक्स्ट लास्ट लेक्चर ऑन सेम टॉपिक सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। जो मैंने पढ़ाया था आपको ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर मैंने बताया था डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, और फिर बताया था अलग अलग कंडीशन में ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं। फिर वांट ऑफ इक्वेशन में वहाँ पे बताया था, मैंने कहा था पाई इजिकल टू CR2RT। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एट गिवन टेम्परेचर एंड एट गिवन टेम्परेचर। और आर क्या था, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको पाई से इंडिकेट करते हैं उसकी वैल्यू CRT के बराबर था। मैंने कहा था कि वो सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। फिर हमने इस पर कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। फिर इसी के बेसिस पे हम लोगों ने सॉल्यूशन को पढ़ा था। सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वैसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, इट मीन्स दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर अगर मैं दूसरा बात करूं तो दूसरा टाइप, जो सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन था, दैट इज हाइपरटोनिक, एंड थर्ड टाइप इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो, दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोनेंट हम लोग पढ़ चुके थे। सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होंगे। वैसे सॉल्यूट जिसमें दोनों कंपोनेंट सॉलिड हो, सॉल्यूट भी सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, इसको बोलते हैं सॉलिड इन सॉलिड। दूसरा था सॉलिड इन लिक्विड, तीसरा का सॉलिड इन गैस। जिसमें ही हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेज बात करते हैं सॉल्यूशन की। आइए उसी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन। पहले मैंने कहा सॉलिड इन सॉलिड। अगर दो सॉलिड से मिलकर के बात करूं बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन है क्या। कभी भी दो सॉलिड अगर होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसी को बोलते हैं एलओआई। उसी को क्या बोलते हैं, एलओआई। और मैंने कहा था एनी एवरी मेटल डिजॉल्व इन मरकरी टू फॉर्म एलओआई। जितने भी मेटल है वो मरकरी से डिजॉल्व करके क्या बनाते हैं, एलओआई। एक्सेप्ट आयरन कभी अपना एलओआई नहीं बनाता है, दैट मीन्स आयरन कभी मरकरी के साथ डिजॉल्व नहीं होगा। फिर मैंने कहा था ये जो एलओआई होंगे ये 2 टाइप्स के होंगे। एक को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल एलओआई, दूसरे को बोलते हैं इंटरस्टिशियल एलओआई। समझना कि जितने भी सॉलिड है, मतलब कोई भी जो एलिमेंट सॉलिड नेचर के होते हैं, तो एलिमेंट बेसिकली कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो जितने भी एलिमेंट होंगे समझना, सब्स्टिट्यूशनल मतलब कोई भी एक सॉलिड है, अगर ये सेम साइज के, इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन सेम साइज। समझना, अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेम, तो ये सब्स्टिट्यूशनल कब बनेंगे, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन, जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों सेम साइज के होंगे तो होगा क्या कि कुछ एटम ऑफ सॉल्वेंट रिप्लेस हो जाएंगे सॉल्यूट पार्टिकल से। समझो ये एटम सॉल्वेंट सॉल्यूट पार्टिकल से रिप्लेस हो गए, लाइक दिस, like this. If atom of solvent particle are replaced by solute particle, तो इस टाइप से जो एलॉय बनेंगे उसी को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। लेकिन ये तब बनेंगे जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों सेम साइज के होंगे। लेकिन इंटरस्टिशियल तब बनेंगे जब डिफरेंट साइज के होंगे, व्हेन डिफरेंट साइज के होंगे। इंटरस्टिशियल कब बनेंगे, जब दीज आर इन डिफरेंट साइज। डिफरेंट साइज कब होंगे, अब समझो कोई एक सॉलिड का अरेंजमेंट है तो उनके बीच में जो ये स्पेस होता है ना, उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल इसी को क्या बोलते हैं, वाइड्स। अब होगा क्या कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल अगर इस इंटरस्टिशियल वाइड्स पे आके जमा हो जाए, लाइक ऐसा, तो इस टाइप में जो एलॉय बनेंगे उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल एलॉय। तो इन शॉर्ट मैंने यही कहा कि अगर सॉलिड इन सॉलिड है तो जब भी कोई दो मेटल आपस में सॉलिड मिक्स करेंगे क्या बनाएंगे, एलॉय। एग्जांपल में लिख दिया है ब्रास, मोरन, जर्मन, सिल्वर, ये सब आप हम लोग आगे मेटलर्जी में पढ़ेंगे। फिर ये भी देखेंगे ब्रास किससे बनता है, ब्रोंज किससे बनता है इसमें। फिर एलॉय की बात आई तो मैं कॉल में बता दिया, जितने भी मेटल हैं डिजॉल्व इन मरकरी दे विल फॉर्म एलॉय एक्सेप्ट आयरन। मैं लिख देता हूँ इसको,
ऑल मेटल एक्सेप्ट आयरन dissolve in mercury forms dissolve in mercury form LY dissolve in mercury form LY। फिर हम दूसरे टाइप के सॉल्यूशन की बात करें तो दूसरा टाइप का सॉल्यूशन है सॉलिड इन लिक्विड, जैसे सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। NaCl इन वाटर, इसी को क्या बोलते हैं? सॉलिड इन लिक्विड। मैंने कहा जितने नॉर्मली जितने भी सॉलिड होते हैं वो लिक्विड में क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं। तो नॉर्मली सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड टू फॉर्म सॉल्यूशन। जितने भी सॉलिड होते हैं जनरली वो क्या होते हैं? वाटर में क्या होते हैं? डिजॉल्व होता है। आपको स्टोन पार्टिकल वो तो डिजॉल्व नहीं होती, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। Normally solid dissolve in liquid form solution, the amount of solid dissolve in 100 gram of the amount of solid dissolved in 100 gram of water to form a saturated solution is known as solubility of solvent। किसी भी, अब क्या है कि जनरली जितने भी सॉलिड होंगे दे आर डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। अगर किसी 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व कर लेते हो दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट। और हर एक सॉल्वेंट की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है। डिफरेंट सॉल्वेंट है डिफरेंट कैपेसिटी टू डिजॉल्व द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद इन इट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर उस सॉल्यूशन की मैक्सिमम कैपेसिटी जो होगी उससे ज्यादा थोड़ा सा भी अगर आप डाल दिए 1 ग्राम भी एक अमाउंट, थोड़ा सा भी अमाउंट डाल दिए तो वो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा। तो किसी भी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगी उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट। और उस मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसी को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर मैंने कहा कि कोई भी चीज लिक्विड, कोई भी सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व होगा या नहीं वो दो टाइप के टेंडेंसी पे डिपेंड करेगी, दो चीजों पे डिपेंड करती है, दो अपोजिट एनर्जी पे डिपेंड करती है। एक को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरे को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली क्या है? आप डिफिनेशन लिखा, मैं लिखवा रहा हूं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द हाइड्रेशन ऑफ आयन, amount of energy released in the hydration of iron, that release energy is called as hydration energy। it is released due to hydration of ions, while lattice energy is amount of energy required, amount of energy absorbed to break down any solid, to break down any ion into cation or anion। तो कोई भी चीज तभी वाटर में सोलेबल होगा, जैसे आप NaCl ले लो, ये तभी सोलेबल होगा जब Na प्लस और Cl माइनस में टूटे। तो जो तोड़ने में एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और सोडियम और क्लोरीन आयन को सॉल्वेट होने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसी को क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी दैट इज इंडोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होगी दैट इज एक्सोथर्मिक। अगर रिलीज एनर्जी ज्यादा होगी तो वो क्या होगा? सॉलेबल होगा। रिलीज एनर्जी कम होगी तो वो क्या होगा? इनसॉलेबल होगा। अगर इक्वल होगा तो लो टेम्परेचर पे ये इनसॉलेबल होगा बट हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबल होगा। तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये रिलीज एनर्जी है, और ये जो लैटिस एनर्जी वो रिक्वायर्ड एनर्जी है। और रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा हो गया दैट मीन्स आपको 10 रुपए का कोई चीज, कोई एक पेन खरीदने हैं और आपके पास 8 रुपीज है तो आप इसको नहीं खरीद सकते हो। लेकिन 10 है और आपको 10 से ज्यादा कितने भी हो जाए तो आप इसको परचेज कर सकते हो। तो बेसिकली ये क्या होना चाहिए? रिक्वायर्ड एनर्जी क्या आपका क्या होना चाहिए? कम। और जो भी रिलीज एनर्जी वो रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। तो 3 केस बनेंगे। इफ लैटिस एनर्जी लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी देन ये क्या होगा? सॉल्युबल। लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी देन ये क्या होगा? और लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी देन क्या होगा? सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर इनसॉल्युबल एट लो टेम्परेचर। समझ में है? मतलब आयन के तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं, और उस आयन को सॉल्युबल होने में जो एनर्जी जो रिलीज होगी उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और हमेशा रिलीज एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए किससे? एब्जॉर्ब एनर्जी से। तो वो क्या होगा? सॉल्युबल। तो बात आती है कौन कौन सा फैक्टर है जो इस सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर सकती है। तो पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपने पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्व लाइक, दैट मींस वाइल में सॉल्युबल होता है, पानी पानी में सॉल्युबल होता है, या पानी जो बेसिकली वो क्या है? पोलर है। तो पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसी को बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। तो एक तो नेचर पे डिपेंड करेगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के, और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, देखो एनर्जी रिलीज हो रही है
तो जो एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होते हैं, जब एनर्जी रिलीज करेगा तो खुद ठंडा होगा ना, तो वो लो टेम्परेचर पे फिजिबल होते हैं, और जो इंडोथर्मिक होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे फिजिबल होते हैं इन जनरल। तो जितने भी एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन होंगे वो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होगी, लेकिन जितने इंडोथर्मिक प्रोसेस के सॉल्यूशन होंगे वो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। फैक्टर मैं बता चुका था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और दूसरा टेम्परेचर। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, एंड नॉन पोलर है मतलब वो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं पोलर नॉन पोलर क्या कहने की बात कर रहा हूँ, तो वैसे कंपाउंड जिनका डाइपोल जीरो होगा वो नॉन पोलर होंगे, और वैसे कंपाउंड जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। वैसे कंपाउंड जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा उसको बोलेंगे नॉन पोलर, वैसे कंपाउंड जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा उसको क्या बोलेंगे, पोलर। तो अगर पोलर है तो पोलर में डिजोल्व होगा, NaCl पोलर आयन के फॉर्म में टूटते हैं, तो वाटर भी क्या है, पोलर है, तो पोलर में डिजोल्व होगा, लेकिन बेंजीन कभी वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। ये मैंने लिखा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इट फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक, इट फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक डिजोल्व लाइक। इट मींस पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट व्हाइल नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। दूसरा मैंने कहा था टेम्परेचर, टेम्परेचर दो प्रोसेस में होगा। अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरा एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ही टेम्परेचर सपोर्ट करेगा, तो इस केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर एक्सोथर्मिक है हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज कब होगा, जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा। हम लोग ने पढ़ा था राउल्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जहां पे हमने पढ़ा था नेगेटिव डिविजन। नेगेटिव डिविजन एक्सोथर्मिक हो रहा था जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में इन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, हीट रिलीज होगा, और उस केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। लेकिन इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे इंटरेक्शन कम हो जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। यहीं तक हम लोग का था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था ऑस्मोटिक प्रेशर, और तीन टर्म आया था डिपेंडिंग अपॉन सॉल्यूशन में, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक सेम ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कंसंट्रेशन, हाइपरटोनिक ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा कंसंट्रेशन, हाइपोटोनिक कम ऑस्मोटिक प्रेशर कम कंसंट्रेशन। क्वेश्चन कह रहा है 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ अननोन सॉल्यूट, कोई भी एक सॉल्यूट है जिसका 5% वेट बाय वॉल्यूम है, कह रहा है आइसोटोनिक विद 6% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में देखोगे तो आइसोटोनिक विद ये 5% अननोन सॉल्यूट है, और ये क्या है 6% वेट वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज है। डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये आइसोटोनिक का मतलब क्या हुआ, तो ये आइसोटोनिक का मतलब हुआ कि जो 5% वेट बाय वॉल्यूम आपका अननोन सॉल्यूट है उसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा 6% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज। तो दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। तो अगर आइसोटोनिक है, pi of unknown solute is equal to pi of glucose, that means concentration of unknown solute is equal to concentration of कोई दिक्कत। और अगर वेट बाय वॉल्यूम और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन देखोगे, वेट बाय वॉल्यूम और कंसंट्रेशन तो क्या था 10 मल्टीप्लाई परसेंट W बाई V अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कोई दिक्कत। इसका कंसंट्रेशन आप निकालोगे, इसका कंसंट्रेशन निकालोगे तो ये कितना है 5 मल्टीप्लाई 10, नीचे में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 180। ये 10 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 5 मल्टीप्लाई 30, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट ये हो जाएगा 150 ग्राम। समझ में आया। तो बस मुझे इस वर्ड का मतलब बताना था कि इस दोनों का क्या मतलब हुआ। तो दोनों का आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो कंसंट्रेशन सेम होगा, दोनों का वेट बाय वॉल्यूम गिवन था। तो मोलिटी का फॉर्मूला होता है वेट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल कर दिया तो ये समझ में आ गया। तो आइए लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, इसी को बोलते हैं हेनरी लॉ। अब बुक वगैरह पढ़ेंगे तो ये स्टार्टिंग में ही होता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बाद, मैं इसको लास्ट में पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब तक हम लोग मोल फ्रैक्शन वगैरह काफी कुछ सीख चुके हैं। अब समझो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड क्या करें, मतलब कोई भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड में। अगर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड की बात करूं तो एक कॉमन एग्जांपल बताता हूं, आप कोल्ड ड्रिंक्स की बात करो, जब भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो
तो आफ्टर सम टाइम बेसिकली कोल्ड ड्रिंक जब भी आप उसकी बोतल खोलते हो तो जैसे ही आप बोतल खोलते हो तो गैस निकलती है। तो वो गैस कब ज्यादा, उस कोल्ड ड्रिंक्स का टेस्ट कब ज्यादा होता है, कब आप पीना पसंद करते हो, तो जब क्या हो, ठंडा हो। आप बोलते हो भैया, दुकानदार से या शॉपकीपर से बोलते हो भैया चिल्ड देना। मतलब क्या कि कोल्ड ड्रिंक जितना चिल्ड होगा उस टाइम में उस गैस की सॉलिडिटी उस लिक्विड में उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। आप कहोगे ठीक है, अगर ठंडा पीने से अच्छा टेस्ट होता तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक गर्म बोतल का ढक्कन खोल देता हूँ, एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल का ढक्कन खोल करके फिर उसको ठंडा कर देता हूँ, तो क्या आप पियोगे? नहीं। आप देखते हो कि फ्रिज में कभी कोल्ड ड्रिंक ज्यादा दिन तक रखा जाता है, गैस निकल जाता है, तो फिर वो मीठा लगता है, उसमें कोई कोल्ड ड्रिंक जैसा टेस्ट नहीं होता। तो फिर कोल्ड ड्रिंक्स आपको कब चाहिए? बोतल का ढक्कन खुला भी ना हो और ठंडा भी हो। दैट मीन्स कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स को देखते हो तो वो हाई प्रेशर पे फील होता है। मतलब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उस कोल्ड ड्रिंक्स में डिजोल्व होता है वो दो कंडीशन पे सबसे ज्यादा डिजोल्व होगा। कब? जब प्रेशर जितना ज्यादा हो एंड टेम्परेचर जितना कम हो। आप समझो, प्रेशर जितना ज्यादा होगा, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस का नेचर लिक्विफाई होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब गैस लिक्विड फेज में रह सकता है। और जो काम आप टेम्परेचर कम करके कर सकते हो, सेम काम प्रेशर बढ़ाओगे, और जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होगा तो फिर भी गैस क्या होगा, लिक्विफाई होगा। मतलब दोनों कंडीशन में आप चाहते हो गैस को लिक्विफाई करके लिक्विड स्टेट में रखें। तो कब कब आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हो? तो गैस को जितना ज्यादा प्रेशर आप दोगे उतना ज्यादा गैस लिक्विफाई होगा, या दूसरा जितना टेम्परेचर कम रखोगे उतना गैस क्या होगा, लिक्विफाई होगा। दैट मीन्स आप इससे रिकॉल कर सकते हो कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड में सबसे मैक्सिमम होगा एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हेनरी ने भी यही कहा था, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to applied pressure and inversely proportional to temperature. That means solubility of gas जितना ज्यादा होगा तो होगा क्या, उस गैस का अमाउंट सॉल्यूशन में उतना ज्यादा होगा। दैट मीन्स उस सॉल्यूशन में उस गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। ओके, हम लोग देखते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ऑलरेडी मैंने थ्योरेटिकली आपको समझा दिया है। देखते हैं ये कहता है कि अगर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी, फिर से आप समझ लो, अगर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में कब ज्यादा होगी, ना ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, मतलब उस गैस का मोल ज्यादा होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझ में? यही मैंने लिखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और इसी कांस्टेंट को हटाने के लिए मैंने एक नया कांस्टेंट लगाया, के एच फॉर हेनरी, जिसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। पी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन गैस का है, गैस मतलब किसका है? सॉल्यूट का है। अगर आपको बोलते मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो इसको 1 माइनस गैस करना पड़ेगा, बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट विल ऑलवेज यूनिटी। तो अगर एक का एक्स है तो दूसरे का 1 माइनस एक्स होगा। मैंने ये लिखा है कि सॉल्विटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी भी गैस की सॉल्विटी लिक्विड में उस गिवन टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट विच इट इज डिसॉल्व। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा क्या होगा? डिसॉल्व होगा। मतलब जितना ज्यादा इस प्रेशर को आप अप्लाई करोगे वो गैस का अमाउंट उस सॉल्यूशन में उतना ज्यादा होगा। दैट मीन्स उस गैस का मोल ज्यादा होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। समझ में? तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मैंने लिखा है P इज KH इनटू X। तो अब इस KH की बात करते हैं, इस KH को समझते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं KH क्या है। पहला चीज इसके यूनिट की बात कर ले। अब देखो, मोल फ्रैक्शन खुद क्या है? यूनिटलेस। तो जो प्रेशर का यूनिट है वही यूनिट किसका होगा? KH। तो मैं लिख देता हूं यूनिट सेम एज प्रेशर। अब उस गैस पे देखो कि P जो है KH इंटू एक्स। अब जिस गैस का KH ज्यादा होगा मतलब उसके मोल फ्रैक्शन कम होंगे, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो हायर द वैल्यू ऑफ KH जितना ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन कम होगा, तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। मतलब किस गैस का KH ज्यादा होगा तो जो गैस जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उसकी KH उतनी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो वैल्यू ऑफ KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। मैं ये भी लिख सकता हूं, वैल्यू ऑफ KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसका KH की वैल्यू उतनी क्या होगी? कम। दैट मींस उस गैस का अमाउंट उस सॉल्वेंट में ज्यादा होगी। ये मैंने लिखा है।
फिर अलग अलग गैस के लिए अलग अलग केएच की वैल्यू होगी। तो मैंने लिखा है डिफरेंट गैस है डिफरेंट वैल्यू ऑफ केएच। अगर अलग अलग गैस की अलग अलग केएच वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर एक ही गैस है तो भी अलग अलग सॉल्वेंट में उसकी सॉल्विटी क्या होगी, मतलब केएच चेंज करेगा मतलब सॉल्विटी चेंज करेगा। तो अलग अलग गैस की सॉल्विटी अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग केएच वैल्यू होगा। अगर एक ही गैस लो तो अलग अलग सॉल्वेंट में सॉल्विटी अलग अलग होगी, वाटर में अलग होगी, अल्कोहल में अलग होगी। मैंने लिखा केएच वैल्यू फॉर ए गिवन गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट एंड इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच वैल्यू बढ़ेगी, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगी। और वैसे भी किसी भी गैस के सॉल्यूशन की बात करोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, बिकॉज उसकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो जाती है। और अगर एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ी तो वो गैस मॉलिक्यूल लिक्विड से बाहर चला जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये में लिखा है ऑफ ए गिवन गैस इज डिफरेंट, KH value for a given gas is different in different solvent and it increases with increase the temperature and इसकी वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। फिर मैंने कहा हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो अपना इक्वेशन क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो अगर इस ग्राफ को देखो तो y इक्वल टू कैसा होगा, mx प्लस c से कंपेयर करो। तो मैंने प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में कर्व लिया है, तो ये कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट जीरो ओरिजिन से पास करता हुआ दिखेगा और इसका जो कर्व होगा ये ऐसा होगा और इसका जो स्लोप है ये क्या होगा। आप इसी ग्राफ से देखो इसका जो ये स्लोप है ये क्या होगा, समझ में आपको समझ। चलो एक इसी ग्राफ से अगर मैं कोरिलेट करके आपको एक ग्राफ लूं, समझो दो अलग अलग गैस है, दिस एक्स इज योर प्रेशर, दिस एक्स इज योर मोल फ्रैक्शन, दो अलग अलग गैस है। अब आपसे पूछ रहा है इसका KH1 है इसका KH2 है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा गैस ज्यादा सोल्यूबल होगा, बताओ कौन सा गैस ज्यादा सोल्यूबल होगा ये बताओ। तो देखो फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, गैस ज्यादा सोल्यूबल मतलब मोल फ्रैक्शन ज्यादा, प्रेशर सेम रखो तो जिसका KH ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। तो एक लाइन में ऐसे खींच देता हूं। अब इस गैस में देख लो किसका प्रेशर ज्यादा है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे देख लो, प्रेशर मैंने क्या रखा कांस्टेंट, तो इसका मोल फ्रैक्शन यहाँ, इसका मोल फ्रैक्शन यहाँ है। तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो KH2 का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो KH2 ज्यादा सॉल्युबल होगा, KH2 ज्यादा सॉल्युबल होगा। अब इसी ग्राफ को आप दूसरे वे में देखोगे तो आप क्या करो, मोल फ्रैक्शन सेम ले लो, मोल फ्रैक्शन क्या ले लिया, सेम। तो जिस गैस का KH ज्यादा उसका, जिस गैस के लिए KH ज्यादा, KH अगर ज्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो देखो इसका KH ज्यादा है तो गैस 1 की सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है, तो सॉल्युबिलिटी 2 का ग्रेटर होगा किससे, 1 से। तो अब इस ग्राफ से भी देख सकते हो, सिंपल मैंने पहले केस में क्या किया कि सेम प्रेशर लिया, प्रेशर मैंने क्या रखा सेम, तो जिसका KH ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन क्या कम, मतलब सॉल्युबिलिटी कम। एक्स बेसिकली मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट किसको डिपेंड कर रहा है, सॉल्युबिलिटी को। जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा उतना ज्यादा गैस का सॉल्युबिलिटी, उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्वेंट में क्या होगा, ज्यादा। आप निकाल सकते हो। तो कह रहा है ये हेनरी लॉ से हम लोग पता करते हैं कि किसी भी गैस किसी भी सॉल्वेंट में कितना ज्यादा सॉल्युबल है, इसी को हम लोग हेनरी लॉ से पढ़ते हैं। इसका लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन यही है कि कोई भी गैस की सॉल्युबिलिटी अगर हम लोग चेक करते हैं तो अगर बहुत लो टेम्परेचर है तो फिर हेनरी लॉ वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फॉर इसका लिमिटेशन क्या है कि टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी वेरी लो, जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा नहीं होना चाहिए, की सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा अगर सोलेबल है तो फिर उसका वेरिएशन नहीं होगा। तो एक इन बिटवीन होना चाहिए, एवरेज सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप क्या लगा सकते हो, हेनरी लॉ। इस पे कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जेईई मेन और एडवांस में। आइए मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाता हूँ जो ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं, फिर हम लोग फाइनल देखेंगे जो इस सॉल्यूशन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, और ये आज का टॉपिक अपना सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहीं पे कंप्लीट हुआ। मैंने आपको टोटल
8 to 9 लेक्चर में मैंने आपको ये टॉपिक कंप्लीट किए हैं। हर दिन हम लोग एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पढ़े, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपका कितना ज्यादा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाने के लिए तो मैंने 10 घंटे आपको पढ़ाए सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा इतना सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप याद रखोगे, यही एक फॉर्मूला, इतना ही फॉर्मूला है जिसको याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन आपसे क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। तो ये चीज पता करने के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। आप कोई भी बुक से, जिस एग्जाम आपको देना है उसकी बुक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। क्वेश्चन कोई भी हो, मेन हो, एडवांस हो, नीट हो, एम्स हो, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप सॉल्व करें। नहीं बने आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा ये आपसे क्यों नहीं बना, क्या दिक्कत हो रही है, मैं आपको गाइड करूंगा। ये मेरी कमिटमेंट है कि आपसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे। और इतना तो हम लोग अपडेट रहे कि अगर 2019 में आप लेक्चर देख रहे हो तो अप टू 2019 तक आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो आपके प्रीवियस एग्जाम के। मैं बार बार बोलता हूँ, आप एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर को, प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है आप उसको बार बार सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी लॉ पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है फोर्स फॉर द सॉल्यूशन चार गैसेस एक्स वाई डब्ल्यू एंड जेड, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, कह रहा है फॉर द सॉल्यूशन गैस डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड इन वाटर एट 298 केल्विन। जो गैस डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड इन वाटर में है कितने 19 केल्विन पे, 298 केल्विन। द हेनरी लॉ कांस्टेंट आर, सबके लिए जो है डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, इसके लिए केएच की वैल्यू दी हुई है 0.5, 2.5, 3.5 एंड 4.0। चार गैस है जिसके लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू 0.5, 2.5, 3.5 एंड 4 गिवन है रिस्पेक्टिवली। करेक्ट प्लॉट फॉर द गिवन डाटा, इस डाटा के अकॉर्डिंग ग्राफ बताओ कौन सा सही है। ध्यान से देखना, हेनरी लॉ की आप बात करोगे तो हेनरी लॉ में आप यही पढ़ रहे हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू केएच इनटू मोल फ्रैक्शन। ये पढ़े हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू केएच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये क्या है, गैस। लेकिन जब आप सारे ऑप्शन में देखोगे तो वाई एक्सिस पे तो पार्शियल प्रेशर है, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, वाटर है। तो वाटर के मोल फ्रैक्शन को अगर मुझे गैस के मोल फ्रैक्शन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये वाटर के मोल फ्रैक्शन को गैस के मोल फ्रैक्शन में लाना है। तो इस गैस को आप क्या लिख सकते हो, P इज इक्वल टू KH 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। बिकॉज उस गैस और वाटर के सॉल्यूशन में दोनों का मोल फ्रैक्शन मिलकर कितना होना है, 1। तो गैस को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस KH इंटू वाटर। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KH माइनस KH इंटू वाटर, KH माइनस KH इंटू वाटर। आप ध्यान से देख लो, आप इसको ऐसे लिख लो, P इज इक्वल टू माइनस KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस KH, और इसको Y इज इक्वल टू mx प्लस C से कंपेयर करो तो ये माइनस m जो है, ये m जो स्लोप है ये किसके बराबर आ गया आपको, माइनस। मतलब स्लोप कैसा होगा, निगेटिव स्लोप होगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ गया। तो स्लोप निगेटिव होगा। तो देखो ये स्लोप पॉजिटिव, तो क्या ये ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये स्लोप पॉजिटिव तो ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। तो ये बात तो फिक्स हो गया कि आंसर इन दोनों में से ही एक होगा। अब इन दोनों में से हमको कैसे पता करना है कि कौन सा होगा, तो इस केस में देखो, इस फॉर्मूला में देखोगे तो P इज इक्वल टू माइनस KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस क्या है, KH, प्लस क्या है, KH, यही है। अब इस केस में देखोगे फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू के लिए देख लो, इस फॉर्म में देखो, अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर फिक्स नहीं है तो जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा, जिसका केएच ज्यादा, जिसका केएच ज्यादा मतलब खुद सॉल्बिलिटी को, जिसका केएच मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, उस गैस को सॉल्युबल करने के लिए आपको और ज्यादा पार्शियल प्रेशर देना पड़ेगा। दैट मींस केएच ज्यादा होने से उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। देखो मैंने आपको पढ़ाया था तो कहा था KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, तो KH ज्यादा है तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो गई, तो कम सॉल्युबल वाले गैस को आपको ज्यादा प्रेशर लगेगा उसको सॉल्युबल करने के लिए।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सब ग्राफ तो अपने इंटरसेप्ट पॉइंट KH है, तो KH से ये स्टार्ट होगा 0.5, फिर 2.5, 3.5 एंड 4, 0.5। ग्राफ स्टार्टिंग तो सही है, लेकिन जितना ज्यादा उसका KH की वैल्यू ज्यादा होगी, स्लोप उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। तो जिस केस में जिसका KH ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग देखो आपको आंसर सी राइट दिखेगा। सिंपल मैंने कंपेयर किया, पहले तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड पार्शियल प्रेशर के बीच में था, और ऑप्शन में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड पार्शियल प्रेशर है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर में हम लोगों ने ले आया, और इसके बाद हमने रिलेशन कंपेयर कर लिया। तो यहाँ पे स्लोप निगेटिव है, तो ये बात समझ में आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। और जिसमें जिसकी जो स्लोप है वो माइनस ऑफ KH है, जो स्लोप है वो माइनस ऑफ KH है, जिसका KH ज्यादा उसका स्लोप उतना ज्यादा नेगेटिव। तो देख लो ऑप्शन सी इज राइट, दिस विल बी योर ऑप्शन। क्वेश्चन है, ये पिछले 4-5 सालों में 2 बार सेम इसी पे ग्राफ बेस्ड कॉन्सेप्ट आ चुका है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऑस्मोटिक प्रेशर पे समझ में आएगा। कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, कोई भी एक आयनिक कंपाउंड XY है in water is 4 times that of solution of 0.1 molar barium sulfate is equal to 4 into बेरियम क्लोराइड का जो कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है इसके 4 टाइम्स है। कह रहा है एज्यूम कंप्लीट आयोनाइजेशन, आपको इस आयनिक कंपाउंड का आयोनाइजेशन कंप्लीटली लेना है, तो होगा क्या, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन दे दिया है, कह रहा है दोनों कंप्लीटली आयोनाइज कर रहे हैं, तो बताओ इसका क्या कंसंट्रेशन होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो यही था, पाई इज इक्वल टू I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। CRT पर आता, अगर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो वन ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये टूटेगा x प्लस वाई माइनस में, तो 2 मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन निकालना है RT इज इक्वल टू ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई इसका, ये 4 टाइम्स हो गया, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये टूटेगा BA प्लस 2 एंड 2Cl माइनस I3 हो गया, कॉन्सेंट्रेशन 0.01 इंटू RT। देखो RT ये RT क्या हो गया, कैंसिल, तो C इज इक्वल टू हो गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये 6 इंटू 10⁻⁻², इसका यूनिट क्या है, मोलर। तो समझ में आया कि काफी अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया। कोई एक सॉल्यूशन आप बना रहे हो जिसमें 2 चीज डाल रहे हो, 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 1.8 ग्राम ऑफ, और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml। टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन। तो कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, R की वैल्यू दे रखी है। ऑस्मोटिक प्रेशर का आप एक ही फॉर्मूला जानते हो, पाई इज इक्वल टू CRT। अब 2 अलग अलग सॉल्यूट है तो दोनों का अपना कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन C1, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 इंटू RT, हाँ है ना। तो अगर एक का कॉन्सेंट्रेशन ले लूँ तो आ जाएगा पाई इज इक्वल टू concentration of urea into RT plus concentration of glucose into RT। RT कॉमन ले लूं तो कितना हो जाएगा, अब concentration ऑफ यूरिया की बात करूं तो 0.6 अपॉन वेट कितना हो जाएगा 60 इंटू सॉल्यूशन कितना का है 100 ग्राम का, ये इसका कंसंट्रेशन, ठीक है, इंटू RT प्लस ग्लूकोज के लिए निकालूं तो कितना हो जाएगा 1.8 अपॉन 180 इंटू 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू RT। अब यहाँ पे भी देख लो, इसको करोगे तो 10 RT, यहाँ करोगे तो 10 RT, 10 RT कॉमन ले लो तो यह आ जाएगा 0.6 अपॉन 60 प्लस 1.8 अपॉन 180, ये कॉमन ले लिया, इंटू आ गया 10 RT। R की वैल्यू पुट करोगे 0.082, टेम्परेचर पुट करोगे 300 केल्विन, तो इसको लिखोगे तो आ जाएगा 0.6 अपॉन 60 प्लस
1.8 अपॉन 180 इंटू 10 मल्टीप्लाई 0.08 मल्टीप्लाई 300। जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो ये 4.9 अप्रॉक्स में 5 लिखता हूँ, इसके बराबर हो जाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर है तो ये प्रेशर का जो यूनिट होगा ये होगा। ये समझ में आया? और ये किसमें दिया हुआ है? एटीएम में, तो ये इतना एटीएम है। तो आपको इसी सब टाइप के सॉल्व करेंगे। ये जेई 2019 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, करंट ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसी पे 2019 का ही मैं एक एडवांस का प्रॉब्लम देता हूँ, कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। मैं लिख देता हूँ ये 201 में जेई एडवांस का प्रॉब्लम। क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको खुद से सॉल्व करने। ओके, क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या कह रहा है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन एडवांस में तो बहुत बड़े होंगे, कुछ नहीं होंगे, वो बस कॉन्सेप्ट को रिलेट कराना चाहते हैं आपसे। आपको सोचने के लिए टाइम भी काफी ज्यादा एडवांस में मिलता है सॉल्व करने के लिए, बस आप कॉन्सेप्ट के थ्रू चलना। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर मैं ये भी ना बता करके बाद में बताता हूँ तो आप यकीन भी नहीं करते। क्वेश्चन कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, मतलब कोई एक सॉल्यूशन है जो किससे मिलके बना हुआ है? यूरिया एंड वाटर से। ये आप एक सॉल्यूशन ले लो जिसमें यूरिया एंड क्या दिया हुआ है? वाटर। कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर का दे दिया है 900 ग्राम। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना दे दिया है? 0.05। तो अगर यूरिया का मोल फ्रैक्शन 0.05 है तो यहाँ से वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? तो डायरेक्टली आप देख लो 0.1 माइनस 0.05 कितना आ जाएगा? 0.95। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालूं 1 माइनस 0.505 तो ये आ जाएगा 0.95। क्लियर? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से तो कुछ वेट ऑफ क्या मिलेंगे आपको? सॉल्यूशन। तो मोलरिटी पूछा है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ऑब्वियसली दोनों मोल है तो मोल वेट से रिलेटेड क्वांटिटी है। आपको याद करो मोल फ्रैक्शन हम लोग वॉल्यूम रिलेटेड क्वांटिटी में पढ़ा था, वेट रिलेटेड क्वांटिटी में पढ़ा था। तो वेट से वॉल्यूम के लिए आपको डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी दे रखा है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, ये भी आप लगा सकते हो। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी है कितना? 0.05 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया। आप जब निकालोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 900/18। अब इस इक्वेशन से जब आप सॉल्व करोगे तो आपसे एक ही चीज अननोन है, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया। आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 50। तो इससे नंबर ऑफ मोल ऑफ जो यूरिया आएगा ये आएगा 2.63। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया निकल गया तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? वेट ऑफ यूरिया 2.63 मल्टीप्लाई 60। मोल को एटॉम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो वेट निकल जाएगा, और ये वेट आपका हो जाएगा 157.8 ग्राम। तो ये यूरिया वेट ऑफ सॉल्यूट है और 900 ग्राम ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो आप इससे निकाल सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकाल सकते हो? वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कितना आ गया? 157.8 प्लस 900 तो ये आ गया 1057.8। ये क्या निकल गया? वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन से आप डेंसिटी की हेल्प से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालो तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इससे वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास 1057.8 अपॉन डेंसिटी है 1.2 तो ये आ जाएगा आपको 881.5 ml। ये क्या निकल गया आपको? 881.5 ml। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वेट ऑफ सॉल्यूट ये दिया हुआ है। तो आप क्या निकाल सकते हो? मोलरिटी। अब जब इसका मोलरिटी निकालोगे, मैं ये हटा देता हूं, मोलरिटी इज इक्वल टू
ऊपर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नीचे वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट हमने लोगों ने निकाला था 2.63, वॉल्यूम कितना है 881.5, और इसको क्या करें 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर क्या जाएगा मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर है। और जब सॉल्व करोगे तो यह जाएगा 2.98 मोल। एक बार क्वेश्चन को रिकॉल कर लो। कह रहा है कोई भी एक यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है जिसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.05 और कह रहा है उसमें वाटर 900 ग्राम है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है तो मोलिटी पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल। तो इससे नंबर मोल फ्रैक्शन यूरिया का 0.05 दे रखा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वाटर 900 ग्राम वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट 18, इससे हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया निकाला 263। नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया से हमने मल्टीप्लाई बाय देयर मॉलिक्यूलर वेट 60, हमने वेट ऑफ यूरिया निकाल लिया और इस वेट ऑफ यूरिया को वेट ऑफ वाटर में ऐड करके वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। अब सॉल्यूशन के वेट को उसके डेंसिटी से डिवाइड किया तो क्या निकल गया वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, हमने क्या निकाल लिया मोलरिटी। That's all about your solution and colligative property. I hope पूरा लेक्चर आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया। मैंने कई सारे अच्छे आपको प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल कराए हैं, ज्यादातर मैंने आपको जे एडवांस के सब्जेक्टिव पे ही प्रॉब्लम कराए हैं, तो आई होप पूरा कॉन्सेप्ट आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी मैं एक लेक्चर क्वेश्चन एंड आंसर का मैं आपको लास्ट में ऐड करूंगा, जिसमें मैं अपने तरफ से कुछ कलेक्शन ऑफ 10 to 15 जो अच्छे क्वेश्चन होंगे और पूरे जिस 10 to 15 क्वेश्चन से पूरा सॉल्यूशन एक बार समराइज हो जाए, या तो आप इस 10 लेक्चर को देखो या वो 10 या 15 लेक्चर का क्वेश्चन सेट देखो, पूरा सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी दिन की तरह आपका भी आज का भी लेक्चर आपको काफी अच्छे से समझ में होगा। आप अच्छे से पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दोनों में से बच्चों का जैसा रिस्पॉन्स होता है मैं वो टॉपिक आपको स्टार्ट करूंगा। 12th के फिजिकल का ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कम से कम इस बीच में हम लोग ये फिजिकल अपना कंप्लीट कर लेंगे। लेक्चर कैसा लगा बाकी दिन की तरह आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो भी आप जरूर कांटेक्ट करिएगा, आपका जो भी डाउट होगा वो आपसे सॉल्व कराया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड बाय बाय।